हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के दिन की शुरुआत करेंगे 22 दिसंबर 2021 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के साथ। पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पीडीएफ और टेलीग्राम दोनों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां से दोनों को अवेल कर सकते हैं। साथ में ध्यान रखिए, ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किया है तो आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि डेली की जो फ्री क्लासेस होती हैं उन सब के लिंक मैं वहीं पर शेयर करता हूँ। और साथ में एक बड़ी न्यूज़ है कि हाँ, बहुत ही जल्दी 1-2 दिन के अंदर मैं ल्यूसेंट का जो 1500 एमसीक्यूज का पीडीएफ है वो आंसर की के साथ आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देने वाला हूँ। तो ये जो पीडीएफ होगी ये मैं आपको टेलीग्राम पर ही दूंगा। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, आप उसे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि बाद में फिर हो सकता है कि आप पीडीएफ के लिए परेशान हो, तो वो चीज़ ना हो इसलिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के नए प्रेसिडेंट के रूप में किसको इलेक्ट किया गया है? तो भारतीय समाचार पत्र सोसाइटी के नए अध्यक्ष के रूप में अपॉइंट किए गए हैं मोहित जैन। और मोहित जैन ने किसको सक्सीड किया है? तो इन्होंने जिनको सक्सीड किया है उनका नाम है लक्ष्मीपति आदिमूलम। तो इनसे पहले आप बोल सकते हो लक्ष्मीपति आदिमूलम इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी के प्रेसिडेंट थे। इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी की बात करें तो इसकी स्थापना 1939 में करी गई थी। हेडक्वार्टर है इसका नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में भारत की तरफ से चीन के अंदर नए राजदूत के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो चाइना में भारत की तरफ से अब नए राजदूत होंगे सीनियर आईएफएस अधिकारी। ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये हैं पीके रावत, प्रदीप कुमार रावत 1900 बैच। प्रदीप कुमार रावत 1990 बैच के सीनियर आईएफएस अधिकारी हैं और इन्होंने सक्सीड किया है विक्रम मिस्री को। क्या नाम है? विक्रम मिस्री। तो विक्रम मिस्री अभी तक चाइना में भारत के राजदूत के रूप में कार्यरत थे, अब इनकी जगह लेंगे पीके रावत। और चाइना में इस टाइम पे सी जिनपिंग की सरकार है। ध्यान रखिएगा, चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, इजराइल हो गया, रशिया, फ्रांस, यूके, इस तरीके के जो कंट्रीज हैं जो कि लगातार न्यूज में बने रहते हैं, इन सभी कंट्रीज में भारत के जो नए एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किए जाते हैं वो आपके लिए हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, भूलिएगा नहीं इनका नाम। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक नई किताब लॉन्च हुई है। इस किताब का नाम है गजापति, अ किंग विदाउट किंगडम। तो ये किताब किसके द्वारा रिलीज करी गई है? इस किताब को लॉन्च किया गया है उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि इस किताब को लिखा किसके द्वारा गया है? तो इसके राइटर हैं अशोक कुमार बाल। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में 3 दिवसीय अंतरराष्ट्रीय मधुमक्खी महोत्सव कौन से राज्य में मनाया गया है? तो ये जो इंटरनेशनल हनी बी फेस्टिवल है इसका आयोजन इस साल किया गया उत्तराखंड के अंदर। और उत्तराखंड में कहां पर किया गया? हल्द्वानी में इसका उद्घाटन किया गया था। ये 3 दिन का त्योहार मनाया गया था। 18, 19 और 20 दिसंबर को इसको आयोजित किया गया और इसका उद्घाटन किया था उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। अब ये जो अंतरराष्ट्रीय हनी बी फेस्टिवल मनाया जाता है हर साल, इसका मेन मोटो क्या है? देखिए, इसका मेन मोटो ये होता है कि मधुमक्खी पालन को हमें लगातार बढ़ावा देना है, ओके, जिससे कि शहद भारी से भारी मात्रा में उत्पादन किया जा सके। इन 3 दिनों के दौरान उत्तराखंड सरकार ने एक दो नहीं बल्कि पूरे 8 पैक्ट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। और ये पैक्ट किसके साथ साइन किया गया है? आईआईटी रुड़की और साथ में स्विट्जरलैंड के साथ पैक्ट साइन किया गया है। और ये सारे पैक्ट जो साइन किए गए हैं ये मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए ही साइन किए गए हैं। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, आसाम में हिमांता बिस्व शर्मा की सरकार है और मिजोरम में किसकी सरकार है? जरा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। अगला क्वेश्चन है, यह कौन सी राज्य सरकार है जिसके द्वारा अभी हाल ही में सहाय स्कीम लॉन्च करी गई है मॉइस्ट हिस्ट एरियाज के लिए? मतलब ऐसे एरियाज जो कि माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए सहाय नाम की योजना लॉन्च करी गई है किस राज्य सरकार के द्वारा? तो इसको लॉन्च किया है अभी हाल ही में झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार ने। अब समझिए सहाय स्कीम है क्या। देखिए, ये जो माओवादी प्रभावित क्षेत्र हैं ये काफी पिछड़े क्षेत्र होते हैं जहां पर पढ़ाई वगैरह की सुविधाएं काफी कम हैं आज भी। और बहुत सारा जो ऐसा यूथ है जो कि कहीं ना कहीं कॉलेज या स्कूल ड्रॉप आउट है। तो अब ये यूथ क्या करेगा? जाहिर सी बात है, इनके लिए रोजगार के संसाधन होने चाहिए या फिर लाइफ में आगे कोई मोटो होना चाहिए। तो झारखंड सरकार ने इनके लिए सहाय स्कीम लॉन्च करी है और इस स्कीम के तहत माओवादी प्रभावित क्षेत्र जितने भी हैं झारखंड के अंदर, उन सभी में जो युवा वर्ग है
उन सभी को स्पोर्ट्स में प्रमोट किया जाएगा। तो सरकार का मेन मोटो ये है कि खेल में उनको बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है अभी वो युवा है और उनके पास स्किल्स भी है और शरीर में उस तरीके का स्टैमिना भी है कि यही वो युवा हो सकता है जो कि कल को भारत के लिए गोल्ड लेकर आए, सिल्वर लेकर आए या ब्रोंज लेकर आए। तो इन युवाओं को हमें तैयार करना है आगे आने वाले खेलो इंडिया गेम्स के लिए, उसके बाद ओलंपिक्स के लिए। तो एक काफी बड़ा विजन है जो कि झारखंड सरकार ने देखते हुए सहाय स्कीम लॉन्च करी है। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार है, नागालैंड में नेपियर योग की सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी राज्य सरकार है जो कि बहुत जल्द एक टीचर्स यूनिवर्सिटी की स्थापना करने जा रही है? देखिए, बच्चों के लिए तो यूनिवर्सिटी होती है, सबको पता है। शिक्षकों के लिए एक विश्वविद्यालय की अब शुरुआत करी जा रही है। तो ये कौन सी सरकार है? ये है दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार। अरविंद केजरीवाल सरकार शिक्षक विश्वविद्यालय की स्थापना इस बिहाव पर करने जा रही है कि इसमें 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स चलाए जाएंगे। ये 12th पास स्टूडेंट्स के लिए होगा। जैसे मान लीजिए आप 12th पास करते हो और आपको आगे अब शिक्षक ही बनना है, आपको टीचर ही बनना है, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेटेड प्रोग्राम से होकर यहाँ पे गुजरना पड़ेगा। 4 साल के इंटीग्रेटेड प्रोग्राम कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे, जैसे कि बीएड हो गया, बीकॉम हो गया, बीए हो गया, बीएससी हो गया। ये सब कोर्सेज आपको यहाँ पर मिलेंगे जो कि आगे शिक्षक बनने में आपकी मदद करेंगे। और दिल्ली में गवर्नर कौन है? अनिल बैजल। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है और राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार है। ध्यान रखिएगा, इस साल केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार का कौन सा एक्ट संशोधित किया है? तो ये एक्ट है दिल्ली गवर्नमेंट एक्ट 1991, जिसको संशोधित किया गया था। अगला क्वेश्चन है, उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के द्वारा अभी हाल ही में उड़ीसा का सबसे लंबा ब्रिज अभी हाल ही में इनॉग्रेट किया गया है, जो कि महानदी रिवर के ऊपर बना हुआ है। इस ब्रिज का शुभारंभ कौन सी जगह से किया गया है? तो नवीन पटनायक ने महानदी के ऊपर बने हुए इस पुल का शुभारंभ किया अभी हाल ही में। कहां से? तो इस जगह का नाम है गोपीनाथपुर। अब समझिए, ये जो ब्रिज बनाया गया है इसकी लेंथ कितनी है? तो ये ब्रिज है 3.4 किलोमीटर लंबा। कितना? 3.4 किलोमीटर, करीब करीब 3.5 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। और ये जोड़ता है कहां से कहां तक? ये एक तरफ एक जगह है जिनको बोलते हैं सिंगनाथ पीठ। क्या बोलते हैं? सिंगनाथ पीठ, उड़ीसा के अंदर। और इसको कनेक्ट करता है ये कहां से? दूसरी जगह का नाम है बैदेश्वर। क्या नाम है? बैदेश्वर। तो ये बैदेश्वर से सिंहनाथ पीठ को जोड़ता है, 3.5 किलोमीटर लगभग ये पुल है। एंड आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। मैंने आपको रिवर पढ़ाई हुई है, क्या आप बता सकते हो जो ये महानदी है इसका सोर्स क्या है? महानदी कहाँ से निकलती है? देखो कितने लोग बता पाते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइए मुझे। और एक चीज ध्यान रखिएगा, इस ब्रिज के बनाने से सिंहनाथ पीठ से वैदेश्वर तक जो भी दूरी लगती थी उनमें से 45 किलोमीटर सीधे सीधे रिड्यूस हो गया है। मतलब 45 किलोमीटर की कमी आ गई है। मतलब जितना भी रास्ता था उसमें से आपको करीब 45 किलोमीटर अब कम चलना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में, जो कि 2022 में होने वाले हैं फरवरी में, इन ओलंपिक्स में भारत की तरफ से शेफ दे मिशन के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? शेफ दे मिशन का मतलब सीधा सीधा ये है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 में भारतीय खिलाड़ियों को कौन रिप्रेजेंट करेंगे? तो ये रिप्रेजेंट करेंगे हरजिंदर सिंह। अब सवाल उठता है, हरजिंदर सिंह कौन है? ये भारत में आइस हॉकी एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी हैं इस टाइम पे। और ये पहली बार नहीं भारत को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। 2018 के विंटर ओलंपिक्स में भी इन्होंने भारतीय प्लेयर्स को वहां पे रिप्रेजेंट किया था। अच्छा, बीजिंग 2022 ओलंपिक्स की बात हो रही है, यहां से और भी क्वेश्चन बनेंगे। जैसे कि आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स में इस बार का मस्कट क्या है? मस्कट, जिसको हिंदी में बोला जाता है शुभांकर, जो कि कोई ना कोई एक चिन्ह होता है। तो इस बार का जो शुभांकर है ये है, ये जो आपको लाल कलर का दिख रहा है ये शुभांकर है, मतलब पांडा। पांडा इस बार का मस्कट है बीजिंग विंटर ओलंपिक्स का। और ध्यान रहे, अभी करीब एक हफ्ते पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था कि बीजिंग विंटर ओलंपिक्स 2022 को कौन से देश ने बायकॉट कर दिया है? तो अमेरिका ने इसको बायकॉट कर दिया है। तो ये सारी चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है। एक चीज और यहाँ पर ध्यान रखिए, बीजिंग विंटर गेम्स जो हैं ये 4 फरवरी से शुरू हो रहे हैं और कब तक चलेंगे? 20 फरवरी 2022 तक चलेंगे। तो आप ये मान के चलो, आपका सीजीएल आने वाला है उसके बाद ही होगा आपके एसएससी के सारे एग्जाम। तो इस बार बीजिंग विंटर ओलंपिक्स पे आपको फोकस रखना है।
इससे जुड़ा हुआ जितना भी डेटा है वो भी आपका करंट अफेयर में ऐड हो जाएगा। खैर उसके लिए टेंशन फ्री रहिए, तब तक मैं एक नया वीडियो भी लॉन्च कर दूंगा। और एक चीज और आपको बता दूं, भारत की तरफ से अभी तक आइस हॉकी की तरफ से इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं, ये हैं आरिफ खान, जो कि क्वालिफाई कर पाए हैं बीजिंग ओलंपिक्स के लिए। और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? ये जम्मू कश्मीर से बिलोंग करते हैं। और भारत की तरफ से जो शेफ द मिशन के रूप में अपॉइंट किए गए हैं हरजिंदर सिंह, इनको अपॉइंट किसने किया है? इनको इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन के द्वारा अपॉइंट किया गया है। और इंडियन ओलंपिक्स एसोसिएशन की स्थापना करी गई थी 1927 में। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली और इसके प्रेसिडेंट हैं नारायण रामचंद्रन। कौन है? नारायण रामचंद्रन। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एक किताब लॉन्च करी गई है, इस किताब का नाम है बैचलर डैड माई जर्नी टू फादरहुड एंड मोर। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? ये किताब लिखी है तुषार कपूर ने। आप लोग इनको जानते ही होंगे। तो तुषार कपूर ने, अब सवाल उठता है ये किताब किस बेसिस पर लिखी हुई है। जिन लोगों को नहीं पता है आपको बता देता हूं, साल 2016 में तुषार कपूर ने सैरोगेसी की मदद लेते हुए एक बच्चा एडॉप्ट किया था। और ये जो बच्चा है, ये जाहिर सी बात है भले ही सैरोगेसी से हो लेकिन इन्हीं का बच्चा है। तो आज की डेट में इनका जो लड़का है ये 5 साल का हो गया है। तो एक तरीके से आप बोल सकते हो ये इस लड़के के सिंगल पेरेंट है, मतलब बिना माँ के इकलौते बाप हैं, या फिर आप बोल सकते हो इकलौते पिता और इकलौती माँ भी आप इनको समझ लीजिए। जो कुछ भी है इस बच्चे के यही है, जिनको सिंगल पेरेंट बोला जाता है। तो इस किताब में इन्होंने पिछले 5 साल का पूरा अनुभव यहाँ पर शेयर किया हुआ है अपना। अगला क्वेश्चन है, हु हैज वॉन फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप 2021? साल 2021 की फिडे वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप अभी हाल ही में किसने जीत ली है? ये दो खिलाड़ियों के बीच में हुई थी। ये जो आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये हैं इयान नेपोमिंची, और ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये हैं मैग्नस कार्लसन। तो इस बार की चैंपियनशिप का जो फाइनल हुआ था ये इयान और मैग्नस के बीच में हुआ था। तो इस बार का टाइटल जीता है मैग्नस कार्लसन ने। किसने? मैग्नस कार्लसन। साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है, मैग्नस कार्लसन जो है ये कौन से देश के खिलाड़ी हैं? तो नॉर्वे के खिलाड़ी। और इयान निची जो हैं ये रशिया के खिलाड़ी हैं। तो फिलहाल मैग्नस कार्लसन इसको जीत गए हैं। और जीत के बाद इनको कितना प्राइस मिला है? इनको रिवॉर्ड मिला है $30,000 का। और यहाँ पर एक चीज आप और ध्यान रखें, आपसे ये भी पूछा जा सकता है इस साल का फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप कहाँ पर हुआ? ये हुआ था दुबई में। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है इसको इको सेंसिटिव जोन के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। तो सवाल यह है कि एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन से राज्य की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है? ये पड़ती है उत्तराखंड में। अगर आप उत्तराखंड से बिलोंग करते होंगे तो आपको पता होगा एस्कॉट जो है ये आपका पड़ता है पिथौरागढ़ से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर। तो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया गया है। किसी भी जगह को इको सेंसिटिव जोन तब डिक्लेयर किया जाता है जब वहां पर इंसानों का हस्तक्षेप कहीं ज्यादा हो जाता है, जब नेचुरल जो नेचर है या फिर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं जब वो हार्म होने लगते हैं इंसान के द्वारा, जब हम इंसान उन्हें हार्म पहुंचाने लगते हैं, तो जाहिर सी बात है उन्हें भी रिकवरी की जरूरत होती है। तो एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पिछले कुछ टाइम में इंसानों के द्वारा काफी हार्म हुआ है, जिसकी वजह से सरकार ने इसको इको सेंसिटिव जोन डिक्लेयर कर दिया है। तो इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले टाइम तक, अगले आदेश तक किसी का भी यहाँ पर जाना बिल्कुल मना होगा, ताकि यहाँ का जो नेचर है वो कंजर्वेट हो सके, यहाँ के जो वाइल्ड लाइफ है वो भी फिर से रिकवर हो सके। एंड बाय द वे, एस्कॉट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये किसके लिए जानी जाती है? ये डियर के लिए जानी जाती है, हिरन के लिए जानी जाती है। यहाँ पर हिरन काफी बड़ी मात्रा में है। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी की सरकार है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, केरल में पिनाराय विजयन की सरकार है, और हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है। अच्छा, एक चीज यहाँ पर आप ध्यान रखिए, और ये जो तुषार कपूर हैं इनके बेटे का नाम क्या है? तो इनके बेटे का नाम है लक्ष्य कपूर। क्या नाम है? लक्ष्य कपूर। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अभी हाल ही में 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स लॉन्च करी हैं कैलिफोर्निया से? तो 52 स्टारलिंक सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने। अब यहाँ पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, ये जो सैटेलाइट्स हैं ये किस बेसिस पर लॉन्च करी गई हैं? तो ये सारी इंटरनेट सैटेलाइट हैं। कैसी हैं? इंटरनेट सैटेलाइट। बहुत जल्द आपको देखने को मिलेगा कि पूरी दुनिया में इंटरनेट के बेताज बादशाह माने जाएंगे एलोन मस्क, क्योंकि ये पहले भी डिक्लेयर कर चुके हैं
कि आधे वर्ल्ड में ये इंटरनेट सर्विस देना चाहते हैं, और उसके बाद सेकेंड फेज में ये पूरे वर्ल्ड में अपनी ही इंटरनेट सर्विस देना चाहते हैं। तो उसके लिए लगातार सैटेलाइट पे सैटेलाइट स्पेस एक्स लॉन्च कर रही है। ये सारी इंटरनेट सैटेलाइट है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। एंड स्पेस एक्स की स्थापना साल 2002 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है कैलिफोर्निया। और एक सवाल यहाँ पर आपसे और पूछा जा सकता है कि ये जो 52 स्टार लिंक सैटेलाइट लॉन्च करी गई हैं, ये कौन से रॉकेट की मदद से लॉन्च करी गई हैं? तो इसमें जो रॉकेट यूज हुआ है, ये फॉल्कन रॉकेट यूज हुआ है। कौन सा? फॉल्कन। नासा की स्थापना 1958 में करी गई, हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन। ब्लू ओरिजिन की स्थापना साल 2000 में करी गई, और इसरो की स्थापना 1969 में करी गई। अगला क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम? अभी हाल ही में जीआईएस बेस्ड ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई सिस्टम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यहां पर पहले समझ लो जीआईएस का मतलब क्या है। इसको बोलते हैं जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। अब ये होता क्या है? देखिए, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का यूज किया जाता है उस बेसिस पर कि एक ऐसा सिस्टम है जो कि मौसम को देखते हुए आपको वाटर सप्लाई देगा। अगर बारिश हो रही है तो अब ऑटोमेटिक वाटर सप्लाई कम कर देगा, और अगर बारिश नहीं हुई है काफी टाइम से और सूखा पड़ने लगा है तो उस केस में वाटर सप्लाई ज्यादा देगा। तो एक तरीके से कहने का मतलब यह है कि इसमें एक बड़ा वाटर रिजर्व होता है, मतलब काफी ज्यादा तादाद में पानी संरक्षित करके रख दिया जाता है, जिसकी मदद से कई सारे सैकड़ों गांव को एक साथ पानी दिया जा सकता है। इसको लॉन्च किया गया डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा। तो फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में कौन सा देश है जिसने सिनेमा में सेंसरशिप को बैन कर दिया है? देखिए, सिनेमा में सेंसरशिप क्या करती है? सेंसर बेसिकली जो मूवी होती है उसको एक तरीके से स्कैन करने का काम करते हैं, और मूवी से जो एडल्ट सीन होते हैं या फिर इसके अलावा कोई एब्यूज सीन होता है तो उनको क्या करते हैं? रिमूव करने का काम करते हैं। लेकिन अगर सिनेमा से सेंसर को हटा दिया जाए तो जाहिर सी बात है जैसी मूवी बनेगी वैसी की वैसी ही प्रोड्यूस होगी। ठीक है, तो इसको कर दिया है यूनाइटेड अरब अमीरात ने। यूएई ने सेंसरशिप पे बैन लगा दिया है। अब यहां पर सेंसर काम नहीं करेगा, जैसी मूवी होंगी वैसी की वैसी रिलीज होंगी। आखिर यूनाइटेड अरब अमीरात ने ऐसा किया क्यों? क्योंकि यूएई की जो मूवीज हैं ये अब पूरे वर्ल्ड में देखी जाती हैं। तो जो फॉरेनर्स हैं वो जाहिर सी बात है जब यूएई को विजिट करते हैं तो वहां पर भी वो यूएई के सिनेमा को समझने का प्रयत्न करते हैं। तो यूएई चाहता है कि पूरे वर्ल्ड में इनके सिनेमा को काफी एक्सप्लोर मिले। तो इस वजह से इन्होंने ये फैसला लिया है कि ये बिना किसी कट या फिर बिना किसी प्रमोशन के, एक्स्ट्रा प्रमोशन के, जैसी कि इनकी मूवी है, जैसा इनका मूवी प्रोडक्ट है वैसा का वैसा ही सामने व्यूअर्स को डिलीवर किया जाए। फिलहाल भारत में सेंसरशिप है, एंड दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो कि सिनेमा सेंसर बैन कर चुके हैं, जैसे कि इटली। इटली भी बिना सेंसर के ही काम करता है। एंड यूए की कैपिटल क्या है? अबू धाबी। भारत की नई दिल्ली। कतर की कैपिटल दोहा, और सऊदी अरेबिया की कैपिटल रियाद। अगला क्वेश्चन है, अभी हाल ही में फोन पे ने कौन सी इंश्योरेंस कंपनी के साथ पैक्ट साइन किया है? तो फोन पे ने अभी हाल ही में ईजीआई के साथ पैक्ट साइन किया है। ईजीआई का मतलब है, इसको बोलते हैं एडेलविस जनरल इंश्योरेंस कंपनी। ये अमेरिका की इंश्योरेंस कंपनी है, और इसका सीधा सा मतलब यह है कि फोन पे के जो प्रॉपर यूजर्स हैं अगर वो इंश्योरेंस लेना चाहते हैं तो फोन पे की तरफ से उनको एडेलविस जनरल इंश्योरेंस कंपनी की इंश्योरेंस पॉलिसी दी जाएगी। अगर आप फोन पे की तरफ से ईजीआई की ये पॉलिसी लेते हो तो आपको कम पैसे में ये इंश्योरेंस पॉलिसी भी मिलेगी, और इतना ही नहीं, साथ में आपको और भी कई सारे पॉइंट्स जिनकी मदद से आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। एंड फोन पे की अगर बात करें, इसकी स्थापना साल 2015 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर, और फोन पे के इस टाइम पे सीईओ हैं, ये हैं समीर निगम। क्या नाम है? समीर निगम। एंड बाय द वे, आपको ये पता है फोन पे की जो पेरेंट कंपनी है ये फ्लिपकार्ट है। तो अब आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर आप फोन पे के थ्रू ईजीआई की ये इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हो तो आपको फ्लिपकार्ट से शॉपिंग करने में काफी पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो आज की बात यहीं तक रहेगी। अनअकैडमी पर आप कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हो वरुण 777 डिस्काउंट कोड की मदद से। यूपीएससी, आईआईटी जेई, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी, जिससे कि आपको एक्स्ट्रा ऑफर्स जो चल रहे हैं वो, और साथ में 10% तक का डिस्काउंट भी आपको मिल जाएगा। आज की बात यहीं तक रहेगी। कल सुबह 4 बजे फिर से यहीं पर मुलाकात होगी। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे। आपका दिन मंगलमय हो।